तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यार तुम ये बताओ कि एक्सचेंज होता क्या है? सो बेसिकली एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि जिसका काम होता है बायर्स और सेलर्स को मिलाना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास इक्विटी सेगमेंट के लिए दो एक्सचेंजेस हैं, हम्म, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, अगर मुझे कोई शेयर लेना है तो एक्स वाई जेड, उस शेयर को लेने जब मैं जाऊंगा तो मैं एक्सचेंज पे जाऊंगा, और जो उसको सेल करेगा वो भी हम्म, एक्सचेंज पे आके सेल करेगा। तो एक्सचेंज का बेसिकली काम है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिल पाए और उस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके। ये बेसिकली एक्सचेंज का काम होता है। अब हम्म, आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के टर्म्स में, आईएक्स का काम है फिजिकल, जो फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है, फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग के लिए बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करते हैं। बेसिकली आईएक्स एक मोनोपोली का बिजनेस है। आईएक्स के पास 95% मार्केट शेयर है फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग में अच्छा इंडिया में। अच्छा। एनर्जी एक्सचेंज मतलब एनर्जी की ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। जी तो अभी हाल ही में गैस की ट्रेडिंग भी इन्हीं को गवर्नमेंट ने दे दी है। हाँ। तो क्या है, आईएक्स की एक नई एंटिटी है जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। हम्म, इंडियन गैस एक्सचेंज एक बिल्कुल ही नया सेगमेंट है, हाँ, जो कि गैस ट्रेडिंग के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है उस सेगमेंट में। जैसे कि एक बहुत बड़ी एंटिटी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने भी 5% का स्टेक इनकी उस एंटिटी में आईजीएक्स में पिकअप किया है। बेसिकली हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आजकल मेट्रो सिटीज में जो है घर में एक गैस की पाइपलाइन आने लग गई है। काफी सारे लोग अब मतलब ये नॉर्मल जो पहले सिलेंडर्स और उन सारी चीजों से एक मतलब और रेगुलेटेड चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि आगे आने वाले मतलब समय में काफी अच्छा ये एक इनकी एंटिटी तैयार हो जाए, काफी बड़ा बिजनेस हो। कि आईएक्स की एक एक्सपर्टीज है कि वो अपने जब भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद ये उसको स्केल अप बहुत अच्छे से कर देते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे, मान लो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे पावर जनरेटर्स जो है, मतलब गैस जो प्रोडक्शन की कंपनीज हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज हैं, गैस जिनको जैसे मान लो कि कोई एफएमसीजी ब्रिटानिया है, उसको अपनी प्लांट के लिए गैस की नीड है, तो वो उस पे आके वहां पे गैस खरीद पाए और जिसको बेचना है वो वहां पे बेच पाए। तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म हो सकता है आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा एक अच्छे तौर पे सामने आए हमको। अच्छा। तो एक बोलते बोलते में तुम बताए 95% मोनोपोली है, हम्म, मतलब और भी कोई कंपटीटर है इनका? हाँ। अच्छा तो कॉम्पिटिटर का नाम है PXIL। ये जो अच्छा। ये इनका एक इमीडिएट पीयर है। ये जो इमीडिएट पीयर है, इसके ये बाकी का जो 3 से 5% का मार्केट शेयर होता है हम्म, उसको ये एंजॉय करते हैं। और बेसिकली ये इनके मोनोपोली का बिजनेस क्यों है, मोनोपोली का बिजनेस इसलिए है क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा, मतलब देखिए, हमको कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। जिस भी मार्केट में कहते हैं ना, धंधा मंडी में होता है। मंडी में होता है। जब जो मंडी में क्या होता है कि मंडी में सबसे ज्यादा बायर्स आते हैं और वहां पे सेलर्स आते हैं। तो जिसको बेचना होता है वो भी अपने एक अच्छे रेट पे, जितना उसको प्रॉफिट चाहिए अपने उसकी कॉस्टिंग को निकालने के बाद, वो उस कॉस्ट पे उस चीज को बेच पाता है। और जो एंड कंज्यूमर होता है, उस एंड कंज्यूमर को भी मंडी में काफी अच्छे रेट पे वो चीज मिल पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए सिर्फ एक बेचने वाला है और सिर्फ एक खरीदने वाला है, तो बेचने वाला अगर किसी इंसान को नीड है तो वो मान लीजिए कि एक कोई एक चीज का रेट कितना भी कोट करेगा, मगर जब अगर बेचने वाला एक ही है तो ये जो कंज्यूमर है उसको वो रेट देना पड़ेगा। मगर हम्म, अगर बेचने वाले 10 हैं तो कोई भी अपने मुंह मांगे रेट पे नहीं बेच सकता, और कोई भी ना ही किसी को नुकसान होगा, ना ही किसी को हद से ज्यादा फायदा होगा। तो एक अच्छे से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो उस कहने सेगमेंट का में ये है। मतलब है और देखिए, लिक्विडिटी ज्यादा है आईएक्स के एक्सचेंज पर। जी हाँ, तो आप लिक्विडिटी टर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे इक्विटी सेगमेंट में हम लिक्विडिटी का यूज करते हैं, इसमें हाँ, भी कर सकते हैं। रिलेट करने हाँ, के लिए बता रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और अगर एंटिटीज की बात करूं तो इस इनके जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इस प्लेटफॉर्म बिजनेस में 6800 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अभी इनके साथ करेंटली ट्रेडिंग में इनके फैसिलिटेट करते हैं। हाँ, जिसमें से 4300 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का इनका जो बिजनेस है ये उसको केटर करते हैं। अराउंड 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनीज हैं जो कि इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं जो कि इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप ये मतलब ये चीज आप देख के समझ सकते हैं कि इनका बिजनेस काफी बड़ा है। अच्छा। तो इसके प्रमोटर्स के होल्डिंग्स हम सर्च कर रहे थे वीडियो बनाने हाँ के पहले, तो देखिए जीरो है। जी मतलब ऐसा बहुत हाँ। तो सारी कंपनियों अगर, में ऐसा देखते नहीं है। हाँ, सारी कंपनियों में ऐसा देखते नहीं है, मगर ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अच्छा। यूजुअली कुछ कंपनियों का नाम बताता हूँ जिनकी प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलरेडी जीरो है। जैसे आपका HDFC लिमिटेड हो गया,
हाँ, हम्म। आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो काफी सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। प्रमोटर होल्डिंग जीरो होने का एक इमीडिएट आप फायदा ये समझ सकते हैं कि किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है। कंपनी के जो एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो मिस रिपोर्टिंग नहीं होगी उनपे, उनमें मैनिपुलेशन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर किसी एक इमीडिएट आदमी के हाथ में फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो बेसिकली पहले प्रमोटर होल्डिंग थी, इनके प्रमोटर थे जिन्होंने कुछ शायद से कुछ फ्रॉड या फिर आप उसको कहते हैं ये नंबर्स मैनिपुलेशन का काम किया था। मगर उसके बाद ये काफी दिन पुरानी बात होगी, फिर उन्होंने उस प्रमोटर होल्डिंग को किसी दूसरी एंटिटी को बेच दिया। अब आज की डेट में इस कंपनी में सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो एफआईआईस की है। ऑलमोस्ट 37% की होल्डिंग जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में है। बाकी जो होल्डिंग है वो ये आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में है। हाँ, तो ये काफी अच्छा पिक्चर है, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो काफी एक अच्छी पिक्चर वहां से दिख रही है हम लोग। और अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा ये कंपनी के लीडरशिप के बारे में बताता हूँ। मैनेजमेंट के बेसिकली बारे में कंपनी जो बताओ। है, जी, तो मैनेजमेंट के बारे में अगर बताऊं तो कंपनी जो हमारी है ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। 2008 के से ये कंपनी चली है, तो कंपनी नई नहीं है, 12-13 साल और ऑलरेडी स्टैब्लिश है इस सेगमेंट में। इनके जो करंट सीईओ हैं उनका नाम है सत्यनारायण गोयल। इन्होंने इस कंपनी में ऑपरेशंस देखना शुरू किया था फरवरी 2021। ये एमडी और चेयरमैन की पोजीशन पे इस कंपनी के अंदर है। अभी इनके एक्सपीरियंस को अगर हाल ही में फरवरी 2021। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा। तो तो अगर इनके एक्सपीरियंस को इसके देखा पहले जाए, क्या करते थे? इसके पहले का तो मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, इसके पहले का ये है कि ये इनके 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको इलेक्ट्रिसिटी का के ये इस डोमेन में। और अच्छा। 29 ईयर्स का एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, जो सबसे बड़ी एनर्जी जनरेशन कंपनी है, उस कंपनी के अंदर इनको 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये बेसिकली आप इस मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। तो एक हमारी छोटी सी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को में हम ऐसे कहते हैं कि कंपनी को हम कार मान लीजिए, और जो ड्राइवर है, ड्राइवर को आप मैनेजमेंट मान लीजिए, और इकोनॉमी को आप रोड मान लीजिए। अगर किसी भी कार को अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रोड थोड़ी बहुत खराब होगी, चल जाएगा। गाड़ी अगर जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑडी और जैगवार होगी तो ही मंजिल जाएगी, मारुति 800 भी मंजिल तक पहुंचती है। मगर ड्राइवर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एक अच्छा ड्राइवर है, वो पूरे के पूरे सेंसेस में बिना कोई उसको मतलब कोई नशा नहीं है, कोई किसी तरह की चीज नहीं कि वो गाड़ी को लड़ा देगा, कोई तो फुल सेंसेस में कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो मैनेजमेंट हमेशा, कोई भी कंपनी हो, अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे हैं, हाँ, कंपनी एक अच्छी ट्रांसपेरेंटली उसका ऑडिट अच्छे से हो रहा है, तो आप उस मान सकते हैं कि वो कंपनी आगे चलने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हम ये इकोनॉमी देख ही रहे हैं कि कंपनी ऑलरेडी मोनोपोली को एंजॉय कर रही है, एक अच्छे मार्केट को केटर कर रही है। आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब अभी करेंटली 5 से 7% का जो इंडिया में है, जो एनर्जी की ट्रेडिंग में 5 से 7% होता है। मगर अगर आप इसी चीज को आप डेवलप्ड नेशंस में देखें तो 80 से 90% तक इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में स्केलिंग और ज्यादा बिजनेस की हो सकती है। हाँ, और ज्यादा स्केलिंग करने के बाद और ज्यादा कंपनी आगे जा सकती है। अच्छा। और कुछ थोड़े बहुत अगर फिगर्स में शेयर करूं तो कंपनी के रेवेन्यूज अगर आप देखिए, कंपनी के प्रॉफिट्स को देखिए, तो कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 10x, आप पिछले 10 साल का अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट वो 10x हो चुके हैं। रेवेन्यू 25% सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25% सीएजीआर के साथ पिछले 10 साल से बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स को देखें तो 27% सीएजीआर के साथ प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट्स रेवेन्यूज दोनों के दोनों ही 10x हो चुके हैं पिछले साल। मतलब आप समझ लीजिए अगर प्रॉफिट 36 करोड़ था आज से 10 साल पहले, अगर प्रॉफिट 36 करोड़ था 2011 में, तो वो प्रॉफिट आज की डेट में 371 करोड़ है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर्स रिप्रेजेंट कर रही है, कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये सारी चीजें तो काफी पॉजिटिव दिख रही है कंपनी के लिए। एक तरीके से मोनोपोली है तो और कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो ग्रोथ तो है ही। हाँ, मगर एक छोटा सा कॉन भी है। हम्म। कॉन इन द सेंस ये रेगुलेशन का है। जैसे बैंक्स होते हैं तो बैंक्स का रेगुलेशन आरबीआई करता है। उनका माई बाप आरबीआई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह इनका एक रेगुलेटर है, जो जिस रेगुलेटर का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सीईआरसी। तो ये जो सीईआरसी है वो इनका रेगुलेशन को देखता है। और एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इसने इंट्रोड्यूस करी है, मार्केट कपलिंग। हाँ, अच्छा। तो ये मार्केट सीईआरसी ने। कपलिंग, सीईआरसी, तो अच्छा। मार्केट कपलिंग जो है आगे ऐसा हो सकता है, आगे आने वाले टाइम में, चाहे वो 6 महीने हो चाहे 2 साल हो, कि और लोग मतलब और लोग इस सेम बिजनेस में
आ जाए। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी प्राइस, जैसे आज की डेट में प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंज पे होती है, आईईसी, हाँ ये आईएक्स पे होती है, मगर ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कि एक्सचेंज तय कर दे कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी वो ₹3.5 पे ही बेची जाएगी। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जनरेटर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको एक चैलेंज आ सकता है कि भाई हमारी कॉस्टिंग इतनी नहीं है, हमारी कॉस्टिंग ज्यादा है। कोई एक प्रोडक्ट होता है, मगर उसको बनाने के लिए कोई अलग अलग लोग अलग अलग, मतलब अगर आईटीसी कोई एक बिस्किट बना रहा है, डार्क फैंटेसी, उसकी कॉस्टिंग अलग हो सकती है। हो सकता है वैसा ही बिस्किट अगर ब्रिटानिया बनाए तो उसकी कॉस्टिंग अलग हो, राइट। तो ये चीज जरूर हो सकती है। और आप ये देख सकते हैं कि कैश बर्न करने के लिए तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी है, अंबानी है। एक समय पे ऐसा था कि एयरटेल ही एयरटेल था, ₹250 में 1 GB डाटा मिलता था, मगर अब आज की डेट में आप देखिए पूरे पूरे महीने भर का डाटा 150 ₹200 में पूरे महीने का डाटा मिलता है, जिसमें 30-40 GB डाटा होता है। तो आप ये कभी किस मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस एक ही जैसा है। एक और एग्जांपल, आईआरसीटीसी। IRCTC। अब आईआरसीटीसी हमारा ये मोनोपोली का बिजनेस है, मगर ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कानून कहते हैं कि ये ई टिकटिंग जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं। तो भाई ई टिकटिंग का इनका शेयर डाउन हो जाएगा। पेटीएम और अमेजोन, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि ये सब बिजनेस को काफी अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो मोनोपोली का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा के लिए श्योर। हाँ, मोनोपोली को भी चैलेंज करने के लिए आ सकते हैं, मगर जो वॉरेन बफे का एक कोट है कि हमेशा हमको ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो कंपनी होने होती है ना, उसके वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के अंदर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। मतलब हम एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को देख के ही किसी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि देख के आप एक कंपनी की अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भी देखते हैं आईएक्स का, हाँ, ज्यादा अगर हो क्लैरिटी सके आएगा। तो अनुभव तुम बता दो, ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक बार कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो बताओ, मतलब स्टार्टिंग 165 से दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ, तो पर बेसिकली क्या इसकी है, लिस्टिंग तो 165 पर हुई नहीं थी। हाँ, बेसिकली इसकी जो लिस्टिंग थी वो ₹1650 पे हुई थी। हाँ, मगर इसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन का इवेंट था, जिसमें कि इसका स्प्लिट हुआ था, शेयर स्प्लिट। तो शेयर अच्छा। स्प्लिट में 1:10 का के रेशियो में ये शेयर स्प्लिट हुआ था। तो अब आप ये देख के क्या समझ सकते हैं कि ये 3 साल तक ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड हुआ है, और 3 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक बार लेवल्स का जरा बताना अनुभव। ये डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग अभी, हाँ, ठीक। और डेली चार्ट से ज्यादा बेटर अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा मंथली पे। तो ये जैसे हम राइट। देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग के टाइम पर 177 का लेवल, 175 का लेवल, 177 175 का लेवल जो है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। स्टॉक जो है 2 बार ट्राई कर चुका है इसको ब्रेक करने का, करेक्ट। पहला अगस्त में, फिर फरवरी में, फरवरी 20 में। अगस्त 18 और फरवरी 20 2 बार ट्राई कर चुका है, पर सक्सेसफुल नहीं रहा। पर फिर जुलाई में इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये ज्यादा अच्छे से दिखेगा जब वीकली पे जाएंगे तो। ये देखो, हाँ, दो यहाँ पे हमको दो ब्रेकआउट दिख रहा है। दो अटेम्प्ट यहाँ पर ट्राई किया, पर सस्टेन नहीं कर पाया। ये ब्रेकआउट दिया था 171 के ऊपर जनवरी 20 पर सस्टेन नहीं कर पाया। जी। फिर उसके बाद फाइनली जुलाई का जो ट्राई था, जून का जो ट्राई था इसका, जून में जो ट्राई किया वो फिर उसके बाद टेस्ट हुआ, लेकिन फाइनल ब्रेकआउट ये जून में दे चुका था। अब उसके करेक्ट। बाद से इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, रुका ही नहीं है ये। देखने वाली बात है कि 175 से डायरेक्ट जो दूसरा ट्राई हुआ है वो 295 पर हुआ है, और 295 से डायरेक्ट हाई बनाया ये 372 370 का। और फिर 370 के हाई के बाद एक फिर सपोर्ट यहाँ पर इसको 340 के अराउंड मिल रहा है, और फिर राइट। 340 के बाद अभी ये तो 3। अनुभव, अगर मान लो किसी को इसमें इन्वेस्ट करना हो तो क्या लेवल्स हो सकते हैं इसके एक्युमुलेशन के? मतलब इस समय करेंटली तो वैसे तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, अगर मैं फंडामेंटल्स मतलब ये नंबर्स पे जाऊं तो करेंटली तो इसका पी रेशियो ये 55 के आसपास है। बट क्या इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकता है अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो, या फिर कौन से लेवल्स, कुछ टेक्निकल के हिसाब से लेवल्स बताना जहाँ पे ये एक्युमुलेट किया जा सकता है? अभी तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें तो 372 जो है, ये एक तरीके से इसका सपोर्ट, मतलब लास्ट जो हाई बनाया है ये मार्च 15 2021 पे जो हाई इसका था वो 370 का ही था। तो ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम पर ये उसी जगह को टेस्ट कर रहा है।
अपने सपोर्ट को। हम्म, तो अभी तो मतलब चुपचाप से देखने वाली चीज है कि क्या करता है ये, यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, यहाँ से ऊपर की मगर तरफ क्या ऑल टाइम हाई वैसे ऐसा देख। भी तो हो सकता है हम्म, कि 372 375 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस करे तो एक दोबारा एक ऑल टाइम हाई बना सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर यहाँ से ऊपर 372 से अगर ऊपर की अपनी जर्नी शुरू करता है तो ये एक नया ऑल टाइम हाई देगा। और जैसा हम्म, इसका हिस्ट्री है कि मतलब 295 को टेस्ट किया, फिर डायरेक्ट 100 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का उछाल देता और है। किसी को सेफली इसमें इन्वेस्ट करना हो अगर, जैसे किसी को करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना, मगर एक हम्म। एक उसको सेफ एक्यूमुलेशन करना है कि हाँ मैं किस किस लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, तो इसके क्या क्या लिमिट। सबसे पहले तो एक इसको मतलब देखने वाली चीज है कि 380 के अगर ऊपर चला जाता है तो फिर बाय बनता है, इस पे 100% बाय बनता है अगर 380 के ऊपर सस्टेन करता है तो। नहीं तो फिर अगर ठीक है। अभी के लेवल से नीचे जाता है, अगर अभी के लेवल से नीचे जा रहा है ये, तो फिर 345 से लेकर 340 से 345 के बीच में एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है इसका, कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पर सपोर्ट ट्राई कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बनता है, इस वाले रेंज पर हल्का थोड़ा इन्वेस्ट करना अगर इसको चाहिए। भी ब्रेक कर दिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधे 280 290 295 300 इस रेंज पर फिर ये ट्राई करेगा। ओके, हम्म। और इसके नीचे भी जाने के चांसेस हो सकते हैं क्या? यार चांसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, अगर लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो फिर बहुत नीचे है, फिर फ्री फॉल जैसा होगा, नहीं जाना मगर चाहिए। कंपनी तुम के इतना जिस बता हिसाब रहे से हो कंपनी की ग्रोथ है। हाँ, कंपनी की मोनोपोली 10x ग्रोथ, लगता तो नहीं ये भी ट्राई करेगा। मतलब हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अभी जैसे मार्केट चल रहा है, मार्केट पूरे ऑल टाइम हाई एनएससी बनाने वाला है, निफ्टी 50। राइट, तो ये रैली में जरूर पार्ट लेंगे। चल बढ़िया। और कुछ बताओ इसके, और कुछ फिगर शेयर करो। और कुछ फिगर्स शेयर करूं? अगर फिगर्स शेयर करने की बात बताऊं तो अर्निंग कैसी हाँ है, कुछ ना कुछ। अर्निंग पर शेयर्स वगैरह कुछ। अच्छा ठीक है, तो हम्म, बेसिकली कुछ नंबर्स बताता हूँ। हम्म, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हम्म, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 80% का है। और 80% का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कंपनी की मतलब कंपनी के पास एक एक्सपर्टीज है, ये जो बिजनेस है उसमें एक्सपर्टीज है, और इन्होंने काफी ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन और इन सब चीजों पर काम किया है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% मैंने बता ही दिया। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 41% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53% है। तो अगर हम इन फिगर्स को देखें तो भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर किसी डेट भी फ्री। निवेशक, हाँ हाँ नहीं रिस्क फ्री नहीं, बट अगर किसी को निवेश करने के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बहुत फिनोमिनल नंबर्स हैं। एक और चीज जो कि आजकल इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है, डेट फ्री। हम्म, तो डेट फ्री का क्या है कि जीरो डेट कंपनी है, कंपनी को कोई भी लोन नहीं है, कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट रीपेमेंट्स नहीं करनी, तो जितना पैसा आ रहा है वो कंपनी के लिए। हाँ, अगर कंपनी के रिजर्व देखूं तो रिजर्व करंट लेवल्स पे 450 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि आज से 10 साल पहले 45 करोड़ थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंपनी ने अपने पिछले 10 साल में कंपनी ने अपने रिजर्व्स को भी 10x कर लिया। रेवेन्यू 10x, प्रॉफिट 10x, रिजर्व 10x। हाँ, इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, मैंने बता ही दिया। जो है कंपनी का आईपीओ अक्टूबर 2017 में आया था। पी रेशियो अराउंड इसका 55 रुपए के आसपास का है। पर पी रेशियो का मतलब ये होता है कि हर 55 रुपए जो आप कंपनी के अंदर डालते हैं उसके बदले में कंपनी आपको 1 रुपए कमा के देती है। यहाँ पी थोड़ी रेशियो महंगी को है। इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हाँ, हाँ। तो ये महंगी है इसके सस्ती अलावा है? हाँ, हाँ नहीं, ये कंपनी के अगर वैल्यूएशन को देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है, मगर हमेशा एक अच्छी चीज एक अच्छे रेट पे मिलती है। कभी भी एक अच्छी चीज सस्ते दामों पे नहीं मिलती। तो ये कंपनी एक्सपेंसिव जरूर है, मगर अगर आप देखिए कि जो ग्रोथ जो जो वैसी कंपनी, जैसे आप एग्जांपल पे जुबिलेंट फूडवर्क्स देख लीजिए, आपका डोमिनोज 200 रुपए 250 रुपए के पी लेवल्स पे मौजूद है। आप इसी तरह से अपोलो हॉस्पिटल्स देख लीजिए, आप अपना डिक्सॉन देख लीजिए। हाँ, जो भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पिक्चर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अडानी ग्रीन एनर्जी देख लीजिए। तो उनका पी रेशियो, अगर आप इनको पी रेशियो देख के आप कहेंगे ओवर वैल्यूड है, तो फिर आप कभी इनको ले नहीं पाएंगे। हम्म। तो ये सब चीजें भी नोट करने वाली है। इसके अलावा हाँ, कंपनी में एफआईआई ने होल्डिंग 10% से बढ़ा के 36-37% कर दिया, 37 ऑड परसेंटेज है एफआईआई की। और एफआईआई वो लोग होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग हमसे काफी ज्यादा लेवल्स पे रिसर्च करते हैं, इनके हम्म। पास बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं। ये लोग रिसर्च करते हैं, और ऑलमोस्ट इनमें इस कंपनी के अंदर 180 एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है। तो दुनिया भर के दिग्गज इन्वेस्टर्स में से 180 इन्वेस्टर्स अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी एक काफी पॉजिटिव बात है। हाँ, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर ही रखा है इंडिया में काफी सारी, 15% ऑलमोस्ट जो कंपनी की ओनरशिप है वो ये आपके जो स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। तो इन सब लेवल्स पे भी आप देखिए तो कंपनी के मतलब काफी अच्छी लगती है ये कंपनी मुझे, अच्छी लगती है। मगर ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, हाँ, ये हमारी बिल्कुल तरफ से आपको कोई सावधान। रिकमेंडेशन नहीं है।
ये हमारी एक एनालिसिस ये जो आपसे शेयर कर रहे एजुकेशनल वीडियो हैं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आपका नॉलेज कुछ और बढ़े और हमारे से सीखें आप कुछ और कुछ हमें सिखाएं कमेंट में। जी हाँ, किसी को भी अगर मेरी जो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने शेयर किए हैं, हाँ, उन फिगर्स के अंदर कोई भी चीज लगती है कि ये फिगर्स इनएप्रोप्रिएट हैं, कुछ इसमें चेंजेस हैं इन फिगर्स में, तो प्लीज कमेंट में बता के हम लोग को करेक्ट करें। जो कि देखिए लर्निंग हमेशा चलती रहती है, हम लोग लर्निंग के लिए ऑलवेज ओपन टू लर्निंग है, आप लोग उसमें डालिए। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो कि हमको बतानी चाहिए थी और हमने मिस कर दी, वो भी चीज बताइए। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएं, हाँ, फाइनेंस ऑन द रॉक्स पे, तो आप तब भी आप बता सकते हैं प्लीज कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। जरूर, ठीक है, इसी ठीक, बात पर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय। थैंक यू।